नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही खास उपन्यास की गलियों में घूमने निकले। हाँ। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक एहसास है ना? बिल्कुल बिल्कुल। गुनाहों के देवता तो उन रचनाओं में से है जो खत्म होने के बाद भी आपके साथ रह जाती हैं लंबे समय तक। सही कहा। और हमारे पास जो इसका विश्लेषण है, जो सामग्री है, वो इसकी कहानी को, इसके किरदारों की जो कश्मकश है और वो गहरे सवाल जो भारती जी ने उठाए थे, उन्हें समझने में काफी मदद करती है। और आज हमारी कोशिश भी यही है कि इस उपन्यास के दिल तक पहुंचा जाए। आखिर ऐसी क्या बात है इसमें कि इतने साल गुजर गए पर लोग आज भी इसे पढ़ते हैं। इस पर बात करते हैं। वो प्रेम, वो त्याग, वो अंदरूनी लड़ाइयाँ, क्या आज भी वो उतनी ही सच्ची लगती हैं, उतनी ही प्रासंगिक? हाँ, और ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि कैसे कहानी अपने समय के समाज को, रिश्तों को और इंसानी जज्बातों को इतनी गहराई से पकड़ सकती है। सही। ये सिर्फ चंदर और सुधा की कहानी नहीं है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हम सबकी कहानी का भी एक हिस्सा बन जाती है। तो फिर चलिए इसी सफर पर निकलते हैं। एक ऐसी दुनिया में गोता लगाते हैं जहां मोहब्बत खामोशी में सांस लेती है और जहां त्याग शायद प्रेम का सबसे बड़ा इजहार बन जाता है। तो सबसे पहले इस उपन्यास के बारे में थोड़ी बात करें। गुनाहों का देवता, नाम ही अपने आप में कितना कुछ कहता है। इसमें एक वजन है। हाँ, नाम बहुत इवोकेटिव है। बिल्कुल। ये उपन्यास, जैसा आपने कहा, इलाहाबाद की पृष्ठभूमि पर आधारित है जी। और इसके केंद्र में है एक बहुत ही नाजुक आत्मीय किस्म का प्रेम। आत्मीय प्रेम। हाँ, और त्याग की भावना, खुद को तलाशने की कोशिश और वो जो सामाजिक मान्यताएं हैं ना जी, उनके साथ एक लगातार चलने वाला संघर्ष। भारती जी ने इसे बहुत ही संवेदनशीलता से बुना है। और ये संघर्ष जाहिर है किरदारों के जरिए ही सामने आता है। तो मुख्य किरदारों की बात करें, सबसे पहले जिक्र आता है चंद्रकांत कपूर यानी चंदर का। हाँ, चंदर। एक होनहार, जज्बाती और सोचने समझने वाला रिसर्च स्कॉलर। कैसा है ये किरदार, क्या है इसकी खासियत? देखिए, चंदर का किरदार काफी जटिल है। मतलब वो बुद्धिमान है, प्रतिभाशाली है, भावनाओं की गहराई को समझता भी है, लेकिन साथ ही वो जैसे आदर्शों और सामाजिक जिम्मेदारियों के बोझ तले कहीं ना कहीं दबावा भी महसूस करता है। उसके अंदर एक लगातार कश्मकश चलती रहती है, दिल की सुने या दुनिया की। और उसके जीवन के केंद्र में है सुधा शुक्ला, प्रोफेसर शुक्ला की बेटी, जिनकी देखरेख में, जिनके संरक्षण में चंदर पढ़ रहा है। हाँ। सुधा को अक्सर लोग मासूम, सीधी सादी, प्रेम से भरी हुई ऐसा ही बताते हैं। बिल्कुल। सुधा का किरदार जो है वो मासूमियत और गहरे समर्पित प्रेम का प्रतीक है एक तरह से। वो चंदर में एक सुरक्षा ढूंढती है, एक अपनापन, लेकिन उसकी मासूमियत में भी अब देखेंगे एक तरह की परिपक्वता है। खासकर जिस तरह वो बाद में स्थितियों को स्वीकार करती है। वो सामाजिक दायरों को समझती है, शायद उनसे थोड़ा डरती भी है। और प्रोफेसर शुक्ला खुद, सुधा के पिता और चंदर के मेंटर भी, एक विद्वान आदमी लेकिन सोच में थोड़े परंपरावादी। उनका किरदार कहानी को कैसे मोड़ देता है या प्रभावित करता है? प्रोफेसर शुक्ला वो उस पारंपरिक सामाजिक ढांचे और नैतिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके भीतर चंदर और सुधा का रिश्ता पनपता है और उलझता भी है। अच्छा। चंदर उनके प्रति कृतज्ञता के भाव से इतना बंधा हुआ है कि ये बात उसके फैसलों पर बहुत गहरा असर डालती है। वो एक तरह से उस समाज की आवाज है जिससे चंदर लगातार टकराता रहता है। कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ लाती हैं पम्मी डिक्रूज। हाँ, पम्मी एक तलाकशुदा महिला, अपने जमाने के हिसाब से काफी आधुनिक और स्वतंत्र विचारों वाली। चंदर की उनसे नजदीकियां बढ़ती हैं। पम्मी का किरदार कहानी में एक बिल्कुल अलग रंग भरता है। वो चंदर के जीवन में एक अलग तरह की भावनात्मकता लाती है, शायद थोड़ी बोल्डनेस भी, जो सुधा के साथ उसके रिश्ते की मासूमियत और पवित्रता से एकदम जुदा है। हाँ बिल्कुल। और ये चीज चंदर के अंदर के द्वंद्व को, उसकी कश्मकश को और भी गहरा कर देती है। और इन मुख्य किरदारों के अलावा कुछ छोटे छोटे किरदार भी तो हैं, जैसे गैसू, बिनती, ठाकुर साहब, बसरिया। ये कहानी को कैसे समृद्ध करते हैं, इनका क्या योगदान है? हाँ, ये सहायक पात्र बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं है, ये उस समाज और उस माहौल को रचते हैं जिसमें चंदर और सुधा जी रहे हैं। सही बात है। ये पात्र कहानी में भावनात्मक गहराई लाते हैं और सामाजिक यथार्थ का पुट भी। उनकी अपनी छोटी छोटी कहानियां, उनके अपने दुख सुख, वो मुख्य कहानी के साथ मिलकर एक पूरा कैनवस बनाते हैं, एक पूरी तस्वीर। तो अब आते हैं कहानी के दिल पर। चंदर और सुधा का रिश्ता, ये शुरू कैसे होता है?
पता चलता है कि बचपन से ही उनके परिवारों के बीच गहरे ताल्लुकात हैं। हाँ बिल्कुल। चंदर प्रोफेसर शुक्ला का प्रिय छात्र है और सुधा को बहुत मानता है एक तरह से। हाँ, ये रिश्ता बहुत अपनेपन और एक बेतकल्लुफी से शुरू होता है। वो दोस्त हैं, एक दूसरे के राजदार हैं, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे उनके बीच एक बहुत गहरा लेकिन अनकहा प्यार पनपने लगता है। अनकहा प्यार। और ये अनकहापन ही इस रिश्ते की त्रासदी भी है और शायद खासियत भी। ये अनकहा क्यों रह जाता है? क्या वजह है कि वो खुलकर इजहार नहीं कर पाते? मतलब क्या रोक रहा है उन्हें? देखिए, इसकी कई परतें हैं। एक तो जैसा हमने कहा, चंदर का अपना आदर्शवाद। वो सुधा को एक देवी की तरह देखता है, एक ऊंचे पवित्र पायदान पर रखता है। उसे लगता है कि इस रिश्ते को दुनियावी प्रेम के दायरे में लाना शायद उसे अपवित्र कर देगा। अच्छा। दूसरा, प्रोफेसर शुक्ला के प्रति उसकी कृतज्ञता का वो भारी बोझ। उसे लगता है कि उनके भरोसे को वो तोड़ नहीं सकता। ये एहसान का बोझ भी है। और सुधा की तरफ से क्या वो भी इसी कश्मकश में है या उसकी स्थिति अलग है? सुधा की स्थिति थोड़ी अलग है। वो शायद चंदर की भावनाओं को समझती तो है, लेकिन उस दौर की एक लड़की होने के नाते सामाजिक बंधन और शायद चंदर की खामोशी भी उसे रोकती है। वो चंदर में अपना भविष्य देखती है, लेकिन पहल करने की हिम्मत या शायद जरूरत महसूस नहीं करती। वो इंतजार करती है एक ऐसे इजहार का जो कभी नहीं होता। ये खामोशी तो फिर रिश्ते को और मुश्किल बना देती होगी ना? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। ये अनकहापन ही उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देता है। वो एक दूसरे के इतने करीब होकर भी बहुत दूर हैं। उनकी बातचीत, उनके इशारे, सब कुछ इस अनकहे प्यार के बोझ तले जैसे दबे हुए हैं। और फिर कहानी में वो बड़ा मोड़ आता है जब सुधा की शादी कहीं और तय कर दी जाती है। हाँ, वो बहुत निर्णायक मोड़ है। ये तो चंदर के लिए एक भूचाल जैसा रहा होगा ना? निश्चित रूप से। ये खबर चंदर को अंदर तक हिला देती है। यहाँ उसका आदर्शवाद, उसकी सामाजिक जिम्मेदारियां, उसका दबा हुआ प्यार, सब आपस में बुरी तरह उलझ जाते हैं। वो एक अजीब सी नैतिक दुविधा में फंस जाता है। क्या करे, आवाज उठाए या खामोश रहकर सुधा को किसी और का होते देखे? और सुधा का क्या रुख रहता है? क्या वो विरोध करती है या? यही कहानी और ज्यादा मार्मिक हो जाती है। सुधा इस फैसले को स्वीकार कर लेती है। हाँ, शायद वो इसे अपनी नियति मान लेती है, या शायद चंदर की खामोशी को उसकी मंजूरी समझ लेती है। वो शादी के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी टूट जाती है। उसका ये समर्पण भी एक तरह का मौन त्याग ही है। उफ, ये पढ़कर या सुनकर ही कितना भारी लगता है। चंदर इस स्थिति से कैसे निपटता है फिर? जो विश्लेषण है वो बताते हैं कि वो त्याग का रास्ता चुनता है। हाँ, पर ये उसे भीतर से खोखला कर देता है। हाँ बिल्कुल। चंदर बाहरी तौर पर शायद मजबूत दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से वो रोज तिल तिल मरता है। उसका ये त्याग उसकी नजर में शायद प्रेम की पराकाष्ठा है, सुधा की पवित्रता बनाए रखने का तरीका है। लेकिन ये उसे एक गहरे अपराध बोध और अवसाद में धकेल देता है। इसीलिए शायद उपन्यास का नाम गुनाहों का देवता है। वो खुद को इस अनकहे गुनाह का देवता समझने लगता है। ये जो नायक नायिका के बीच की कश्मकश है, ये अनकहा प्यार, ये पीड़ादायक त्याग, मुझे लगता है यही उपन्यास का केंद्र है। बिल्कुल, यही वो भावनात्मक कोर है जो पाठक को पकड़ लेता है, जकड़ लेता है। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं रह जाती, फिर ये मानवीय रिश्तों की जटिलताओं की कहानी बन जाती है, आदर्शों की कीमत चुकाने की कहानी बन जाती है, सामाजिक दबावों की एक दर्दनाक दास्तान बन जाती है। चलिए अब उन विषयों पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं जो इस उपन्यास को इतना खास बनाते हैं। सबसे पहले जिक्र आता है त्याग और आदर्शवाद का। इसे उपन्यास का मूल स्वर क्यों माना जाता है? क्योंकि गुनाहों का देवता में त्याग सिर्फ एक मजबूरी या हालात का नतीजा नहीं है, उसे एक ऊंचे नैतिक आदर्श की तरह पेश किया गया है। अच्छा। ये उन इच्छाओं का जानबूझकर किया गया त्याग है जिन्हें समाज या फिर व्यक्तिगत आदर्श सही नहीं मानते। परिवार, समाज, प्रेम की एक खास तरह की शुद्धता और खुद पर काबू रखना, इन चीजों को बहुत महत्व दिया गया है। चंदर का पूरा किरदार आप देखेंगी इसी आदर्शवादी त्याग के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या यह आदर्शवाद आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक लगता है? आज तो लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने पर ज्यादा जोर देते हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल, शायद आज के नजरिए से देखें तो चंदर का त्याग जरूरत से ज्यादा लग सकता है। हो सकता है कुछ लोगों को ये कायरतापूर्ण भी लगे। हाँ, शायद। लेकिन उपन्यास को उसके अपने समय और सामाजिक संदर्भ में देखना भी जरूरी है। उस दौर में ये मूल्य बहुत मायने रखते थे, और भारती जी ने शायद इसी आदर्शवाद की त्रासदी को दिखाया है
कि कैसे नेक इरादे भी गहरे दुख का कारण बन सकते हैं। ये बात तो है। दूसरा अहम विषय है अव्यक्त प्रेम। हमने बात की कि ये कितना केंद्रीय है, पर क्यों ये चुप्पी इतनी मायने रखती है इस कहानी में? ये चुप्पी ही एक तरह से इस रिश्ते का सार है। ये दिखाता है कि कभी-कभी भावनाएं इतनी गहरी होती हैं, इतनी पवित्र या शायद इतनी डरावनी होती हैं कि उन्हें शब्दों में ढालना मुश्किल हो जाता है। सही। ये उस दौर की सामाजिक बंदिशों का भी आईना है, जाहिर है, जहां खुलकर प्यार का इजहार करना खासकर स्थापित रिश्तों के दायरे में आसान नहीं था। ये अव्यक्त प्रेम ही उनके रिश्ते को एक खास किस्म की रोमानी उदासी देता है, गहराई देता है। और इसी से जुड़ता है तीसरा विषय, आत्ममंथन और सामाजिक विडंबना। पात्र लगातार अपने अंदरूनी संघर्षों से जूझ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उनके मन में लगातार द्वंद्व चलता रहता है। सामाजिक सीमाएं क्या हैं, नैतिक रूप से क्या सही है, क्या गलत है, धर्म, जाति, शादी जैसी संस्थाएं उनके व्यक्तिगत जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। चंदर, सुधा, यहाँ तक कि पम्मी भी अपने अपने तरीके से इन सवालों से जूझते हैं। क्या व्यक्तिगत खुशी ज्यादा जरूरी है या सामाजिक कर्तव्य और मान मर्यादा? ये सवाल बार बार आता है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात शायद ये है कि उपन्यास कोई आसान जवाब नहीं देता, कोई सीधा समाधान नहीं सुझाता। बिल्कुल नहीं। भारती जी पाठक पर कोई फैसला नहीं थोपते। वो बस इन पात्रों के अंदरूनी दुनिया को, उनकी कश्मकश को पूरी ईमानदारी से सामने रख देते हैं। सही। पाठक खुद सोचने पे मजबूर होता है कि ऐसी स्थिति में वो क्या करता, और यही चीज उपन्यास को एक बौद्धिक गहराई भी देती है। इन गहरी भावनाओं और संघर्षों को व्यक्त करने के लिए भाषा और लिखने का अंदाज कैसा है? कहा जाता है कि भाषा बहुत सरल है, भावुक है और ज्वलंत है। भाषा तो इस उपन्यास की जान है। ये बहुत सीधी, सरल हिंदी है, लेकिन इसमें भावनाओं का ऐसा प्रवाह है, ऐसी रवानी है कि वो सीधे दिल में उतर जाती है। वो चंदर या सुधा के मन के अंदर झांक रहा है। और इलाहाबाद शहर का जिक्र भी बार बार आता है। उसका क्या महत्व है कहानी में? इलाहाबाद सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, मुझे तो लगता है वो कहानी का एक किरदार है। अच्छा। हाँ, संगम, यूनिवर्सिटी कैंपस, सिविल लाइंस, शहर की गलियां, वो कॉफी हाउस, ये सब मिलकर उस माहौल को जिंदा करते हैं जिसमें ये कहानी घट रही है। ये शहर चंदर और सुधा के रिश्ते का गवाह है। हाँ, इसका अपना एक चरित्र है, एक रोमांस है जो कहानी के मूड को सेट करता है और उसे ज्यादा वास्तविक और अपना सा बनाता है। तो इन सब बातों को अगर समेटें तो आखिर गुनाहों का देवता क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? क्यों इसे पढ़ना चाहिए? इसे हिंदी की एक अप्रतिम प्रेम कथा कहा जाता है। हाँ, ये बेशक हिंदी की सबसे यादगार और प्रभावशाली प्रेम कहानियों में से एक है, जिसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसकी अहमियत सिर्फ एक रोमांटिक कहानी होने तक सीमित नहीं है। अच्छा। ये प्रेम के एक बहुत खास, बहुत ऊंचे और कहीं न कहीं दर्द भरे आदर्श को दिखाता है, जिसे अक्सर आत्मीय प्रेम या शुद्ध प्रेम कहा गया है। ये उसकी जटिलताओं और उसकी पीड़ा का बहुत बहुत बारीक चित्रण है। और ये नैतिकता और सामाजिकता के बीच जो टकराव है, उसे भी बहुत ईमानदारी से दिखाता है, जैसा हमने बात की। निश्चित रूप से ये उपन्यास हमें उन सवालों के सामने खड़ा करता है जो शायद हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। व्यक्तिगत इच्छाएं बनाम सामाजिक जिम्मेदारियां, प्रेम बनाम कर्तव्य, आदर्शवाद बनाम यथार्थ। ये दिखाता है कि कैसे सामाजिक दबाव और हमारे अपने बनाए हुए नैतिक पिंजरे हमें अपने ही जज्बातों से दूर कर सकते हैं, हमें अकेला कर सकते हैं। ये उन बारीकियों को छूता है, प्रेम, जीवन, त्याग, सामाजिक मजबूरियां, जो इसे आज भी इतना असरदार बनाती हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक अनुभव है। बिल्कुल, ये उन किताबों में से है जो आपको सोचने पर मजबूर करती हैं, शायद आपके अंदर कुछ बदल देती हैं। ये आपको प्रेम और त्याग के मायने फिर से सोचने पर विवश कर सकती हैं। वाकई, गुनाहों का देवता हमें इंसानी जज्बातों की उस गहराई में ले जाता है जहां शब्द शायद कम पड़ जाते हैं, जहां खामोशी बहुत कुछ कह जाती है और जहां त्याग एक अजीब सी उदास खूबसूरती इख्तियार कर लेता है। और यहीं पर शायद एक विचार छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए भी। हाँ, जरूर। कि क्या आज के इस बदले हुए दौर में, जहां लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में ज्यादा मुखर हैं, ज्यादा खुले हैं, क्या अब भी ऐसी सामाजिक या व्यक्तिगत मजबूरियां हो सकती हैं जो प्रेम को इस तरह खामोश कर दें? सोचने वाली बात है। क्या त्याग का मतलब हमेशा दुखी होता है, या इसमें कोई और गहरा अर्थ भी छिपा हो सकता है? और क्या हर अनकहा प्यार एक अधूरी कहानी ही होता है? इस पर सोचना दिलचस्प होगा।